बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने किया था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, आज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन किनेटिक्स की। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। ए केमिकल रिएक्शन in which the rate of a reactions is directly proportional to the concentration of the reactant raised to power 1 is called first order reaction। क्या है? A chemical reaction in which rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to power 1 is called first order रिएक्शन। कि हमारे पास अगर जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन की जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी राइज टू पावर 1, उनकी पावर 1 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो तब हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं उसे हम। ये एग्जांपल इसकी दी गई हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम करते हैं काइनेटिक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ a first order रिएक्शन। कैनेटिक्स कैसे मालूम करते हैं, इसके मैं इस दफ़ा आपको स्टेप्स बताऊंगा। तो याद करने का तरीका भी क्या है कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, चाहे वो ज़ीरो हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो थर्ड हो, तो आपने क्या करना है, उसी को ही एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लेना है, उसी ही ऑर्डर का। जैसा कि यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर a first order reaction of द टाइप, जिसकी क्या टाइप। अब देखें, जो हमारे पास रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसी को ही हमने क्या किया है, एक सपोज कर लिया है। क्या किया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, एक कंसीडर कर लिया है, जो कि क्या है, जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होगा ए, किसमें बने, प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब यहाँ पे जब हमारे पास टाइम क्या हो, व्हेन टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, जब हमारे पास टाइम ज़ीरो होता है, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। जब हमारे पास टाइम ज़ीरो होगा तो हम कहते हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है वो कितनी है, ए है। जब टाइम ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो अभी रिएक्शन क्या है, टाइम ज़ीरो है, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो कंसंट्रेशन सिर्फ किसकी होगी, रिएक्टेंट की होगी, प्रोडक्ट की नहीं होगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी उस वक्त जब टाइम ज़ीरो होगा। व्हेन टाइम इज टी होगा, जब हमारे पास टाइम टी होगा, कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त हम कहते हैं जो हमारे पास, अगर अब रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम कहते हैं जब टाइम टी है तो तब
हमारे पास एक्स कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज फाउंड। तो तब क्या हुआ है, एक्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बनी है। तो देन द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बिकम, तो पीछे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है कितनी रह जाएगी, जब हमारे पास एक्स प्रोडक्ट बनेंगे तो क्या करेंगे हम, टोटल में से टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, ए, तो टोटल में से जो प्रोडक्ट बन चुके हैं उनको माइनस कर देंगे, तो ए माइनस एक्स ये हमारे पास पीछे रह जाएगी जब हमारे पास टाइम टी होगा। इसके बाद क्या करते होते हैं, दोबारा देख लें। व्हेन टाइम 0 देन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस वक्त 0 होगी क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। व्हेन टाइम टी होगा उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट एक्स बनेंगे, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए माइनस एक्स हो जाएगी। तो इसके बाद ये हमारा होता है पहला स्टेप। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, एक रिएक्शन कंसीडर करना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, रेट ऑफ उसका रिएक्शन लिखना है, रेट लॉ लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमने कंसीडर किया था कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम इसकी पावर कितनी लगा देंगे, फर्स्ट लगा देंगे। तो इस तरह क्या होगा, अब हमारे पास डी प्रोडक्ट एक्स बन रहे हैं, तो हमारे पास जो चेंज आएगा रेट, तो डी एक्स और डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के राइज पावर 1। तो इसी के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ए, और ए की कंसंट्रेशन कितनी बन गई जब टाइम टी है, ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या है, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन मालूम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप देखें, पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने एक रिएक्शन कंसीडर किया है, दूसरे स्टेप में उसका रेट लॉ लिख के और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते होते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल, बेसिकली हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी होती है। तीसरे स्टेप हमारे पास बन जाता है, आपने ये स्टेप नहीं लिखने होते, ये सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तीसरे स्टेप में क्या करना है, सेपरेटिंग द वेरिएबल। जो वेरिएबल इक्वेशन नंबर 1 में है उसको क्या करो, सेपरेट कर लो। जो एक्स के हैं वो एक्स साइड पे ले आओ और बाकी एक साइड पे ले जाओ। डी एक्स और इधर क्या है, ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो डी डेरिवेटिव ऑफ टी, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा के डी टी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, ये 3 स्टेप हमारे हो गए। चौथे स्टेप में आपने क्या करना है, चौथे स्टेप में आपने इसकी इंटीग्रेशन लिखे, इंटीग्रेटेड द अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। ये आपका कौन सा होता है, चौथा स्टेप होता है।
अब देखिए इंटीग्रेशन क्या है, डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो अब क्या है, अब मैंने इंटीग्रेशन बनानी है। इसका फार्मूला बनता है, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव लें, ए माइनस एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये बनता है माइनस डी ऑफ एक्स। तो हमें माइनस डी ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव बनता है। तो क्योंकि इसके डेरिवेटिव के साथ माइनस है, डी एक्स मौजूद है तो माइनस हमें चाहिए। अगर नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव जाए तो बन जाए तो हम फार्मूला लगा सकते हैं इंटीग्रेशन का। तो क्या करते होते हैं, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दें अंदर और माइनस बाहर भी। तो माइनस जब इधर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, माइनस डी एफ एक्स। नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो आप नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले सकते हो, नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स। अब इंटीग्रेशन का हमने सॉल्व कर दी। इसी तरह ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाए तो बाकी क्या बच जाएगा, के टी प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको क्वेश्चन नंबर आप 2 देगो। हेयर सी इज़ द इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। अब ये क्या है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर नीचे वाली जो हमारे पास रकम है डिनोमिनेटर, उसका अगर ऊपर डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव पड़ा हो तो फिर क्या करते होते हैं, और उसकी इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तो नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स लेंगे। तो नाउ हमारे पास इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पांचवा स्टेप। पांचवें स्टेप में हमने सी की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी होती है। पांचवें स्टेप हमारा ये होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, to determine the value of C अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। तो क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। इनिशियल कंडीशन हमारे पास थी क्या थी, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी कि जब हमारे पास क्या है, व्हेन टाइम ज़ीरो है तो उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ज़ीरो है। तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। जब क्या है, व्हेन टाइम क्या होगा, ज़ीरो होगा, देन एक्स इज आल्सो ज़ीरो। तो फिर एक्स की क्या होगी, एक्स भी ज़ीरो होंगे। नाउ द इक्वेशन 2 बिकम, तो अगर ये वैल्यूज़ इक्वेशन 2 में पुट करो तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बनेगी, नेचुरल लॉग ऑफ ए, इधर सॉरी माइनस होगा, ये माइनस वाला, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स की जगह ज़ीरो पुट करो इज इक्वल टू के टी की जगह ज़ीरो पुट करो प्लस सी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, सी की वैल्यू पुट कर दो किस में, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 2, put the value of C in equation number 2, then the equation 2 will become, 2 क्या बनेगी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू स्मॉल के लिखना है आपने, कैपिटल नहीं लिखना, के टी प्लस सी की वैल्यू क्या निकाले, सी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ए। तो ये इधर पुट कर दो इसकी जगह, तो माइनस लॉग ऑफ ए आ जाएगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, के टी
माइनस लॉग ऑफ ए, और इधर वैसे ही रहेगा ए माइनस एक्स। अब क्या करो, ये लॉग ऑफ ए है, इसको ये माइनस लॉग ऑफ ए है, इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव लॉग ऑफ के बन जाएगा। तो लॉग ऑफ ए पॉजिटिव बन जाएगा जब ये इधर आएगा, तो माइनस लॉग ऑफ ये ऐसे रहेगा, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है नेचुरल लॉग का। क्या होता है कि जब हमारे पास कोई अगर चीज़ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स जो है पॉजिटिव वाली रकम है वो ऊपर, और जो वाई है वो नीचे आ जाएगी, यानी कि लॉग एक्स और वाई लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसे, तो यहाँ भी आप देखें लॉग ए माइनस एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए ऊपर और ए माइनस एक्स नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू के टी। तो दिस इज़ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इक्वेशन नंबर आप कह दो हमारे पास आ गई 3। दिस इज़ द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स, या आप कह सकते हो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके रिजल्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।